ये आप जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल में से करंट पास होगा तो इसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस होगी। अब हम देखते हैं ये रोटेशन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखें, मैं ऐसे एक एस्टिमेट लगाता हूँ कि ये जो इसमें प्रोड्यूस हुई है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। अब आप देखें, आप कह सकते हैं कि ये करंट इसमें से गुजरता है ना, ये करंट गुजरने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। यस, इसमें से करंट गुजरेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर ज्यादा करंट गुजरेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करती है जिससे इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और कॉइल घूमना शुरू हो जाती है। अगर ये दो चीजें तो सामने नजर आ रही है कि इनकी वजह से फोर्स कम ज्यादा हो सकती है, तो मैं इनको पहले लिख लेता हूँ कि ये जो फोर्स है ये तो वायर में से करंट पास होता है तो तब लगती है। अगर ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी, और अगर बड़ा मैग्नेट लगा दे तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल जो हमने मैग्नेट लगाए हुए हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये ज्यादा हो जाएंगे। अगर देखें, ये जो साइड ए है इसकी लेंथ को मैं बड़ा कर दूं, लेंथ ज्यादा होगी तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, उसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, वो ज्यादा तेज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका मतलब है ये इस ए साइड की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखिए, मैंने तो सिर्फ दो टर्म्स बनाए हुए थे जो रेड कलर के हैं। अगर दो से तीन, तीन से चार ज्यादा करते जाएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ज्यादा फोर्स लगेगी। ये सारी चीजें अगर मैं कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन सारी चीजों को कंबाइन करूं तो मेरे पास एक ही रिजल्ट आता है। मैं इसमें कांस्टेंट को अगर 1 रख दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी जगह पर हम जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क का फार्मूला हमने क्या सेट किया होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स जो हमारे पास अभी हमने क्या कैलकुलेट की है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बी कॉस थीटा के बराबर है। अब अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो ये क्या आ जाएगा, अब अब अगर मैं आपको कुछ, आपके पास जो कॉइल है वो इस तरह की बनी हुई है, आप अगर देखें उसमें ये जो साइड है ये बी है
ये साइड ए है, अगर ए मल्टीप्लाई बी करें तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ इसका एरिया बन जाता है। एरिया को मैं कैपिटल ए से लिख देता हूँ। यहाँ से देखें कॉइल की ये जो साइड है वो ए है, लेफ्ट साइड, जो उसकी ऊपर वाली साइड है उसको बी कह देते हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो एरिया बन जाता है। तो इसका मतलब है मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, इस ए बी को मैं रिप्लेस करके क्या लिखूंगा, कैपिटल ए। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो हमारे पास इसका आंसर टॉर्क का क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए अगर ये कॉइल जो है, क्योंकि ये घूम रही है, जैसे ही घूमेगी तो इसका एंगल फॉर एग्जांपल 0 डिग्री होगा, फिर इसका एंगल 30 डिग्री होगा, फिर 45, फिर 60, फिर अगर मैं 0 डिग्री पुट करूं तो टॉर्क 0 डिग्री पुट करने से क्या आंसर आएगा, cos 0 पे आपको पता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा टॉर्क। अब 0 से थोड़ा सा मैंने एंगल को बढ़ाया है, जैसे ही मैं एंगल को बढ़ाऊंगा cos 30 पे 0.866 है, यहाँ पर cos 0 1 होता है। अब देखें जैसे ही मैंने एंगल को बढ़ाया है, जीरो से मैंने एंगल को 30 किया है, तो वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर डिक्रीज होकर 0.866 होगी। इसका मतलब है कि मैं जैसे जैसे कॉइल एंगल बढ़ाती जाएगी, कॉइल का एंगल इंक्रीज होता जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। हम एक एंगल और इसका देख लेते हैं, हम इसको 60 के एंगल पे लेके चलते हैं। तो थीटा अगर हमारे पास 60 डिग्री का हो गया तो हम टॉर्क को लिखेंगे cos 60 पे 0.5 होता है। अब देखें पहले उसकी टॉर्क की वैल्यू 1, फिर उससे कम होकर 0.866, फिर उससे भी कम होकर कितनी रहेगी, 0.5। इसका मतलब है जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एंगल को 60 कर देते हैं तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा 60 तो पहले ये मैं इसको 90 कर देता हूँ। cos 90 पे आपको पता है 0 होता है, तो ये आपके पास ऐसे आ गया। तो कॉइल में कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी 90 डिग्री के ऊपर। तो ये आपके पास टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल का दूसरा पोर्शन था। आई होप आपको समझ आ गई होगी।